नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम आधुनिक भारत को आकार देने वाली सत्ता की उस पूरी श्रृंखला को डिकोड करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वाइसराय की। अक्सर इन सारे नामों और उनके कामों को याद रखना काफी मुश्किल लगता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इन्हें अलग-अलग ऐतिहासिक युगों में बांटेंगे और कुछ बहुत ही आसान मेमोरी हुक्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे कारण और प्रभाव की ये पूरी कहानी आपको एक दिलचस्प फिल्म की तरह याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर को हमने 6 बिल्कुल स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। दूसरा, नीतियां और साम्राज्य विस्तार। तीसरा, 1857 का विद्रोह और वायसराय। चौथा, बंगाल विभाजन और सुधार। पांचवां, स्वतंत्रता संग्राम का शिखर। और छठा, स्वतंत्र भारत का उदय। ये एजेंडा हमारे लिए एक मेंटल मैप की तरह काम करेगा। तो आइए सीधे चलते हैं पहले भाग पर, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव। कहानी शुरू होती है 1757 से। प्लासी के युद्ध के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। इसके कुछ ही सालों बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का हक दे दिया। और फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आते ही सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया और द्वैध शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ये द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट आखिर था क्या? दरअसल रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक ऐसी चालाक व्यवस्था बनाई थी जहां असली ताकत तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही नवाब के सिर मढ़ दी गई थी। इसी को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आके खत्म किया। हेस्टिंग्स ने एक और नई चीज शुरू की, जिसे रिंग फेंस या घेरे की नीति कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था, अपने पड़ोसियों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि खुद की सीमाएं सुरक्षित रहें। और हां, इन्हीं सब व्यवस्थाओं को एक कानूनी ढांचा पहनाने के लिए मशहूर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, नीतियां और साम्राज्य विस्तार का वो दौर जहां कंपनी ने अपने पैर बहुत तेजी से पसारे। इस दौर में 3 बड़े नाम आते हैं। पहले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें भारत में सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ही 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, क से कॉर्नवालिस और क से कानून और कर व्यवस्था। इसके बाद आए लॉर्ड वेलेस्ली, जिनकी 1798 की सहायक संधि ने कमाल ही कर दिया। उन्होंने बिना कोई युद्ध लड़े ही कई भारतीय राज्यों को कंपनी के अधीन कर लिया। फिर आए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो थोड़े अलग थे। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर ध्यान दिया और 1829 में सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। और अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। इनकी व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इतिहास की सबसे आक्रामक और विवादित नीतियों में से एक थी। आसान भाषा में समझें तो अगर किसी भारतीय शासक का अपना कोई सगा बेटा नहीं है तो उसके राज्य को कंपनी हड़प लेती थी। देखिए, डलहौजी को भारत में रेलवे की शुरुआत करने के लिए जरूर जाना जाता है, लेकिन उनकी इस हड़प नीति ने देश के हर वर्ग में एक ऐसा गुस्सा भर दिया जो बहुत जल्द एक भयानक ज्वाला बनने वाला था। याद रखने के लिए बस इतना सोचिए, डलहौजी मतलब हड़प नीति और ट्रेन। डलहौजी की नीतियों का ही नतीजा था हमारा तीसरा भाग, 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह और उसके बाद वायसराय युग की शुरुआत। 1857 के उस महाविद्रोह से पहले तक जो सबसे बड़ा पद था, उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। ये सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। लेकिन विद्रोह ने अंग्रेजों को इतना हिला दिया कि 1858 में सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के राज परिवार के पास चली गई। अब जो सम्राट का सीधा प्रतिनिधि भारत में बैठता था, उसे वायसराय कहा जाने लगा। इसी बड़े ऐतिहासिक बदलाव की वजह से लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी बने और भारत के पहले वायसराय भी। अब अगर हम कैनिंग और उनके बाद आए लॉर्ड लिटन के काम करने के तरीके को देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कैनिंग ने विद्रोह के बाद माहौल को शांत करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने उस नफरत भरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को खत्म कर दिया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया। इसके ठीक उलट लिटन की नीतियां बहुत ही दमनकारी थी। उन्होंने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट थोप दिया और सिविल सेवा परीक्षा देने की अधिकतम उम्र घटाकर सिर्फ 19 साल कर दी। इससे देश भर में राष्ट्रवाद की एक नई लहर दौड़ गई। इसे ऐसे याद रखिए, कैनिंग ने तनाव कम किया और लिटन ने कड़े नियम लागू किए।
फिर साल आया 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उस वक्त के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इस नई पार्टी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बड़ी ही उपेक्षा से तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस तो केवल मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। जरा सोचिए, डफरिन का यह मजाक उड़ाना आगे चलकर खुद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कितनी बड़ी भूल साबित हुआ, क्योंकि इसी कांग्रेस ने आगे चलकर देश के सबसे विशाल जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, बंगाल विभाजन और सुधारों का वो उथल-पुथल भरा दौर। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल बहुत ही हलचल भरा रहा। उनके समय में पुलिस और विश्वविद्यालय आयोग बने, और हाँ, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी उन्हीं के वक्त हुई। लेकिन कर्जन को जिस काम के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो था उनका 1905 का बंगाल विभाजन का फैसला। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये महज एक दिखावा था। असली मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलना। इस एक फैसले ने पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन की भयंकर आग भड़का दी। कर्जन के उस बंगाल विभाजन ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसके कारण अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल बेहद तनावपूर्ण रहा। घटनाओं को देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पार्टी नरम दल और गरम दल में बंट गई, और फिर 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार आए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाकर देश को सांप्रदायिकता के आधार पर और भी गहराई से बांट दिया। और इन्हीं सब घटनाओं ने मंच तैयार किया हमारे 5वें भाग का, जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर पहुंच गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का युग भारतीय इतिहास के कुछ सबसे दर्दनाक और काले पन्नों का गवाह बना है। उनके ही समय में रॉलेट एक्ट लाया गया था, वही कुख्यात कानून जिसे भारतीयों ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा था। इसी अन्यायपूर्ण कानून का शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का वो खौफनाक नरसंहार हुआ। इस भयानक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके सीधे नतीजे के रूप में 1920 में पूरे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में विशाल असहयोग आंदोलन भड़क उठा। वक्त बीता और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल तक आते आते विरोध का तरीका और मांग दोनों बदल चुके थे। अब मांग सिर्फ सुधारों की नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की थी। घटनाओं की रफ्तार देखिए। 1928 में साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और वो मशहूर दांडी मार्च। ये सारा दबाव इतना ज्यादा था कि अंततः ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, और 1931 में ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता हुआ, जो एक बहुत बड़ा पड़ाव था। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, स्वतंत्र भारत का उदय। सालों साल चली सत्ता की ये लंबी और दर्दनाक श्रृंखला आखिरकार एक संप्रभु और स्वतंत्र भारत के निर्माण पर आकर खत्म हुई। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 की विभाजन योजना पेश की, और वही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। लेकिन इसके तुरंत बाद एक बहुत ही गर्व का क्षण आया। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। 1950 में जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ तो ब्रिटिश राज का ये गवर्नर जनरल का पद हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में विलीन हो गया। तो हमने प्लासी के युद्ध से लेकर आज़ादी की सुबह तक का ये पूरा ऐतिहासिक सफर तय कर लिया है। अब इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद आपके विचार करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इतने सारे शासकों में से आपको क्या लगता है कि किस वायसराय की नीतियों ने आज के आधुनिक भारत की रूपरेखा को सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित किया है? सत्ता के इस श्रृंखला के आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजों को इस तरह अलग अलग युगों में बांटकर देखने का ये तरीका और हमारे मेमोरी हुक्स इतिहास के इन पन्नों को हमेशा याद रखने में आपके लिए मददगार साबित होंगे।